घोटाला निकाला था उसने, तो में उसकी एक आंख चली गई, जबड़ा चला गया, गोली खाई है साथ साथ उसने, तो काम क्यों नहीं दे रही? आईएएस अधिकारी की जो पोस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग उसे वर्क मिलना चाहिए, क्योंकि काम उन लोगों को मिल रहा है जो सरकार के मुताबिक धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने उन्हें थाली में परोस के सत्ता दी थी जो उन्होंने लुटा दी। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश में एक युवा और तेज तर्रार आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही के इस्तीफे ने इस समय तहलका मचा दिया है। जिस तरह से रिंकू सिंह का इस्तीफा हुआ है, 7 पन्ने का त्यागपत्र राष्ट्रपति के नाम से भेजा गया, जिसमें एक एक करके ब्यूरोक्रेसी पर गंभीर सवाल खड़े किए गए। रिंकू सिंह राही का इस्तीफा सिर्फ एक सामान्य रिजाइन नहीं है, बल्कि इस्तीफे में ब्यूरोक्रेसी को लेकर जो सवाल खड़े किए गए, उसने यूपी में एक अलग तरह की चर्चा छेड़ दी। रिंकू सिंह ने अपने इस्तीफे में आरोप लगाए हैं कि उन्हें कई महीने खाली बैठाकर रखा गया, बिना किसी वाजिब कारण के उन्हें राजस्व परिषद से अटैच कर दिया गया और वो खाली बैठकर सरकार से वेतन लेना पसंद नहीं करेंगे। इन सब के साथ रिंकू सिंह ने एक और सनसनीखेज आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में यूपी के अंदर एक समानांतर सिस्टम काम कर रहा है, जिसमें आरोपियों को दंडित करने के बजाय ईमानदार अधिकारियों को ही सजा दी जाती है, जिसमें मुख्यालय से अटैच करने से लेकर उन्हें वेटिंग में डाल दिया जाता है। रिंकू सिंह ने सीधे सीधे सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। आईएएस रिंकू सिंह को तेज तर्रार छवि और ईमानदार अफसरों में गिना जाता है। मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण अधिकारी रहते हुए करीब 100 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया। इसके बाद रिंकू सिंह पर हमला हुआ, वो गंभीर रूप से घायल हुए। रिंकू सिंह ने हार नहीं मानी और लंबे संघर्ष के बाद यूपीएससी की परीक्षा पास करके एसडीएम से आईएएस हो गए। शाहजहांपुर में तैनाती के दौरान तालाबों की नीलामी में अनियमितता का मुद्दा उठाकर वो फिर चर्चा में आए। विवाद ज्यादा बढ़ा तो राजस्व परिषद से उन्हें अटैच कर दिया गया। कई महीने बीतने के बाद जब काम नहीं मिला तो राष्ट्रपति को इस्तीफा भेज दिया। रिंकू सिंह के इस्तीफे पर विपक्ष की तरफ से सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अफसरों पर असंतोष के मामले सामने नहीं आते थे। डीआईजी फायर सर्विस को शासन के खिलाफ बोलने पर उनके दफ्तर से उठवा लिया गया। सूर्य प्रताप सिंह, अनुराग ठाकुर, ऐसे कई अफसर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भी पीड़ितों की सूची में रहे। डीएसपी शैलेंद्र सिंह को, जिनको मुख्तार के खिलाफ एक्शन लेने पर समाजवादी पार्टी की मुलायम सरकार के समय इस्तीफा देना पड़ा था और बाद में जेल भी गए थे। फिलहाल रिंकू सिंह पर जबरदस्त सियासत हो रही है। आज के मुद्दे में हम इसी विषय को उठाएंगे, चर्चा करेंगे, इसके कारण जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक के बाद एक बहुत लंबी फहरिस्त है जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, पीसीएस हैं, वो इस्तीफा क्यों दे रहे हैं और इस्तीफा देने के बाद कर क्या रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बयान। मेरा बेटा है रिंकू सिंह राही। आपका नाम? मेरा नाम सौदान सिंह राही है। रिंकू सिंह जो आईएएस हैं आपके बेटे, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया, क्या कहना है आपका इस पे और क्या आपको आपसे वार्तालाप हुआ? नहीं, जो उसको काम नहीं दे रहे हैं बता रहे हैं, वो कह रहे थे काम नहीं दे रहे हैं। वो देशभक्त आदमी है, ईमानदार आदमी है, मेहनती आदमी है। जिस किसी आदमी को मेहनत करने की टाइम नहीं देते हैं। 2009 में समाज कल्याण अधिकारी था, जब 100 करोड़ घोटाला निकाला था उसने मुजफ्फरनगर में, उसकी एक आंख चली गई, जबड़ा चला गया और फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 2023 में आईएएस निकाली उसने। जी, मेरा नाम नीलम राही है। तो मैं उनके छोटे भाई दिनेश राही की वाइफ हूँ। रिंकू सिंह राही जी मेरे जेठ जी हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्या मानती हैं इस चीज को लेकर? आई थिंक जब उन्होंने मेहनत की है तो अकॉर्डिंग टू मी उन्होंने सही किया है, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी की जो पोस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग उसे वर्क मिलना चाहिए।
चाहे वो फील्ड का हो या कुछ भी हो। और इतना मैं जानती हूँ कि वो लायबल है इस चीज के लिए। जो एक इंसान 7 गोलीज खा के भी अपने के लिए, अपने परिवार के चिंता ना करते हुए वो इसे कर सकता है, तो अकॉर्डिंग टू मी उसे ये पोस्ट मिलनी चाहिए। मुझे लगता है लगातार पिछले कई चुनाव से ये दुस्वप्न उनके सपने में आता रहता है कि वो सत्ता में वापसी करने वाले हैं। उनके पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने उन्हें थाली में परोस के सत्ता दी थी जो उन्होंने लुटा दी। इसी तरह की बयानबाजी करते हुए मुझे लगता है आम जनता के सामने वो इस तरह की जब अनर्गल बयानबाजी करते हैं तो जनता जान जाती है इनको जनता से कोई लेना देना नहीं। केवल सुबह उठ के एक ट्वीट सरकार के खिलाफ अधिकारियों के पक्ष में या विपक्ष में जारी करना, इसके अतिरिक्त तो कोई कार्य दिखता नहीं। पिछली कई समस्याएं उत्तर प्रदेश में जिसमें अखिलेश यादव जी नदारद नजर आए, और मुझे लगता है इस बार भी जनता का आशीर्वाद और विश्वास योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। अगली सरकार भी भाजपा की आने वाली और उनका एक दुस्वप्न आगे भी चलता रहेगा। देखिए, सरकार में जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उनकी पूंछ है, और जो सरकार योगी आदित्यनाथ जी, उनके मंत्री जो दावे करते हैं उत्तर प्रदेश के विकास के, वो दिख रहा है कि एक आईएएस अधिकारी जो मेहनत करके पढ़ के आईएएस बनता है, देश की सेवा के लिए आता है, उनको काम नहीं मिल रहा है। क्योंकि काम उन लोगों को मिल रहा है जो सरकार के मुताबिक धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, उसमें मदद कर रहे हैं, जो तमाम भ्रष्टाचार हो रहे हैं। तो ऐसे तमाम अधिकारी जो उसमें शामिल हैं उनको काम दिया जा रहा है, उनके प्रमोशन हो रहे हैं। लेकिन जो ईमानदार अफसर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के रोजगार के लिए, युवाओं के लिए, उनको काम नहीं मिल रहा है। हम अनुरोध करते हैं कि ऐसे अधिकारी अपना धैर्य बनाए रखें। 2027 में भाजपा की विदाई तय है। ऐसा कतई नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ अभी हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है, और जो हो रहा है उसका कोई पहले का उदाहरण नहीं मिलता। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार है ही, कांग्रेस, हर पार्टी में, हर राज्य में, पूरे देश में अलग अलग कालखंड में प्रशासनिक अधिकारियों का वीआरएस होता रहा है। वो इस्तीफा देकर के अलग अलग क्षेत्रों में जाते रहे हैं, आरोप उन्होंने अपनी अपनी तरह से लगाया है, और बाद में हमने देखा है कि उनकी जो तैनाती हुई है, मतलब इस्तीफा दिया सरकारी नौकरी से, उसके बाद जिस तरीके की उनकी तैनाती हुई है, पॉलिटिकल एडवांटेज मिला है या वो अलग तरीके से किसी कारोबार में लग गए हैं, ये अपनी जगह पर स्थापित सत्य है। खास तौर से ब्यूरोक्रेट्स इस्तीफा देने के बाद या तो अपनी राजनीतिक पार्टियां बना रहे हैं या राजनीति में आ रहे हैं, किसी न किसी दल के साथ में संलग्न दिखाई देते हैं। फिलहाल जो इस्तीफा देने की स्थिति होती है उसमें वो सरकार पर आरोप लगाते हुए इस्तीफा देते हैं, बताते हैं कि मैं ईमानदार हूं और इस काम को कैसे करूं, क्या करूं। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर रहे, वरिष्ठ आईएएस उस समय थे, राजीव गांधी की सरकार थी, उनके साथ में मिले और एयरपोर्ट से निकलने के बाद इस्तीफा दे दिया, और बाद में पॉलिटिक्स में आकर के और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती रही। तो ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं, हर जगह पर हैं, और उनको बाकायदा राज्यसभा, लोकसभा या रिटायरमेंट या वीआरएस के बाद किसी महत्वपूर्ण जगह पर सेट किया जाने की एक परंपरा रही है। हम आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि असली मामला है क्या। सरकार पर आरोप लगाना एक बात है, लेकिन इसके साथ इसमें जो खेल छिपा है, जो पर्दे के पीछे का सच है, वो क्या है। और अगर आईएएस वास्तव में प्रताड़ित होकर के ही आईएएस, आईपीएस, पीसीएस नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं, तो ये अपने आप में एक और बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, सेटबैक है, हमारे कार्यपालिका के लिए भी और हमारी विधायिका के लिए भी। हमारे साथ श्याम सलोने जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सुमैया राणा हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राकेश वर्मा जी हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। और हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आलोक त्रिपाठी जी आपसे ही जानना चाहूँगा कि प्रशासनिक अधिकारियों का इस्तीफा कोई नई बात नहीं है, ज़माने से ये काम होता रहा है। हाल फिलहाल में इसमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है, और चूंकि राजनीति अपनी तरह से आगे बढ़ रही है, एक सेटल्ड गवर्नमेंट है, तो उस स्थिति में ये इस्तीफे राजनीति के केंद्र बिंदु में आ जाते हैं।
कितना आप इस बात से मुतमईन हैं कि वास्तव में एक प्रशासनिक अधिकारी को उसके काम नहीं करने के कारण ही इस्तीफा देना पड़ता है, या फिर आपको लगता है कि पर्दे के पीछे बातें और भी हैं? जी शेखर जी, देखिए इसके कई कारण हो सकते हैं जो मैंने पिछले कुछ वर्षों में देखा। जिस तरह से एक समय ऐसा था कि जब राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपराधियों को अपने लिए यूज किया, लेकिन फिर वो दौर आया कि जब अपराधियों को लगने लगा कि जो काम हम इनके लिए करते हैं वो काम हम अपने लिए भी कर सकते हैं, और वो राजनीतिक धारा में आ गए और वो जीत के चुनाव में माननीय बनने लगे। वही हाल कुछ वर्षों में इस ब्यूरोक्रेसी में भी देखने को मिला है कि रिटायरमेंट के बाद और रिटायरमेंट के पहले कैसे वो सत्ता का स्वाद चखें, कैसे वो भी माननीय बने, कैसे वो मलाईदार पदों पे रहें, ये बहुत तेजी से बढ़ा है। इसके कई उदाहरण हैं, चाहे राजेश्वर सिंह जी को ले लीजिए, चाहे बजलाल जी को ले लीजिए, कई ऐसे उदाहरण जिनका राजनीति, और वो कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं उस अपने पद और प्रतिष्ठा और गरिमा को, और वो कहीं ना कहीं उस सरकार के लिए काम करने लगते हैं, वो दिखने लगता है। कुछ परसेंटेज कह सकते हैं कि ऐसी स्थितियां होती हैं, जैसे चाहे एक शैलेंद्र सिंह थे बहुत समय पहले पुलिस विभाग में, फिर उसके बाद आपके ये रिंकू सिंह हुए, जिनके ऊपर ये मतलब राजनीति में तो आए, जो ठीक है, जब हमने इस्तीफा दे दिया, जब हमने छोड़ दी नौकरी, तो फिर हम राजनीति करें या कुछ भी करें, लेकिन क्या इतनी मेहनत करने के बाद इतनी आसानी से तो कोई IAS PCS नहीं बनता है। तो इतनी मेहनत करने के बाद हमने जो लाइन चुनी, हम आखिर उस पर क्यों हट रहे हैं? ये बहुत बड़ा कारण है। कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ तो कारण है कि हम या तो ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहे हैं, या सरकार जो चाहती है हम उसका रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, या उसके हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं, या हम अलग महत्वाकांक्षा लेके चल रहे हैं। तो ये अलग अलग विषय हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिसने इतनी मेहनत करने के बाद उस लाइन को चुना, आखिर ऐसी कौन सी आवश्यकता हुई कि उसने समय रहते इस्तीफा दे दिया? रिटायरमेंट के बाद तो समझ में आता है, सरकार बर्खास्त कर दे वो समझ में आता है, लेकिन स्वेच्छा से कोई अगर नौकरी छोड़ रहा है तो ये मुझे लगता है आज के समय में जब बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारी है, लोग रोजगार के लिए परेशान है, ऐसे में IAS जैसा पद छोड़ना, उसके बाद वो क्या करेगा वो तो अलग चीज है, लेकिन IAS जैसे पद से इस्तीफा देना ये एक बड़ी बात है। और चूंकि इनका जो रिंकू सिंह का जो पिछला रिकॉर्ड दिख रहा है वो काफी लंबे समय से जो पद से थे, तो मुझे लग रहा है कि एक लंबे समय से आप जब पद पे नहीं रहते हैं या राजस्व में या कहीं चले जाते हैं, तो चूंकि आपके जो मिलने जुलने वाले हैं, आपका सोशल जो नेटवर्क है, जो आपके परिवार के लोग हैं, वो पूछते हैं कि कहाँ है, तो पता चला आप बहुत लंबे समय से राजस्व में ही पड़े हुए। ठीक है आलोक जी, ये बात जो आपने रखी है हम इस पे चर्चा अब आगे बढ़ाते हैं। राकेश वर्मा जी हैं हमारे साथ में, पूर्व IAS अधिकारी हैं। राकेश जी, क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है कि सेवा काल में ही IAS अपनी नौकरी छोड़ करके और विकल्प की तरफ चला जाता है? विकल्प है या नहीं है, यह भी एक सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये गवर्नेंस का मुद्दा है। जरूरी नहीं है कि कोई भी, आप देखिए कि कई अफसर हैं जो हर राजनीतिक पार्टी में फिट होते हैं, तो ये आपको देश में गवर्नेंस का मुद्दा जो है उसको उठाना पड़ेगा। उसको कोई उठाता नहीं है, क्योंकि सबको सूचना विभाग से पैसा मिलता है, तो सब लोग जो है पॉलिटिकल इसको बनाते हैं। लेकिन आप कभी इसका जो सवाल है वो ब्यूरोक्रेसी से पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई भी आदमी अकारण बिना किसी कारण के इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाता है। तो ये बात गवर्नेंस की है, और कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि IAS अफसर जो समझ के नौकरी में आते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग को बहुत रास आ रही है, कुछ लोग को नहीं रास आ रही। तो जरूरी नहीं है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा हो, और हमारे ख्याल से जिसको भी इस्तीफा देना चाहिए उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जितने भी अच्छे लोगों ने इस्तीफा दिया है उन्होंने कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं उठाया। तो ये एक जो है गवर्नेंस का मुद्दा है और देश की प्रगति से जुड़ा हुआ है। गवर्नेंस का मुद्दा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन उस गवर्नेंस को चलाने के लिए जो पहिए हैं उसमें एक हिस्सा एडमिनिस्ट्रेशन का है, एक हिस्सा चुनी हुई सरकार का है, और दोनों लोग जब मिलकर के काम करते हैं तब चीजें आगे बढ़ती हैं।
पब्लिक का प्रेशर लेने के लिए हमारे पास नेताओं की एक लंबी चौड़ी फौज है जो पॉलिटिकल पार्टीज या तो चलाते हैं या पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, अपने अपने स्तर पर बड़े नेता हैं। एक आईएएस, आईपीएस, पीसीएस जिस तरीके से ट्रेन किया जाता है, वो उसकी ट्रेनिंग इस बात की है कि वो पॉजिटिव रहेगा, वो निगेटिव नहीं होगा, और जहां निगेटिव है उसको पॉजिटिव करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो ट्रेनिंग है, या तो वहां पर दिक्कत है, या फिर वो प्रेशर आज की डेट में जो जनरेशन आ रही है उसके ऊपर वो प्रेशर लेने का मादा ही नहीं रह गया है। एक एग्जाम को कंपीट करना एक हिस्सा है, लेकिन हम पत्रकार हैं, हमारे ऊपर भी 100 तरीके के प्रेशर होते हैं, लेकिन हम उससे पार पाते हैं। हमने इस डिबेट को आज किया, क्या हम पे प्रेशर नहीं होगा? है, लेकिन हमने इस विषय को उठाया। तो सवाल इस बात का है कि हम पीछे नहीं हट सकते। यह चीज सबसे ज्यादा अगर किसी से हिंदुस्तान में अपेक्षा की जाती है तो एक आईएएस से की जाती है, इंडियन सर्विसेज से की जाती है, जो उसका प्रतिभागी होता है, जो क्वालिफाई करता है। और यह गलत बात है जो लोग कहते हैं कि सरदार पटेल ने हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधा और नेताओं की उपलब्धि है। मेरा अपना यह मानना है कि हमारा हिंदुस्तान अगर एक डोर में बंधा है, विविध भाषा अनेकता में एकता इस बात को कहा जाता है, तो हमारे इस ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है, जिसको सरदार पटेल ने ही दिया था कि अदर कैडर का अधिकारी आकर के यूपी में बैठता है, वो यूपी को अपना समझता है और 30-35 साल यहां गुजारता है। आप यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन हो सकता है कि आप तमिलनाडु या गुजरात में या बंगाल में जाकर के अधिकारी बने। तो जो वहां की सिमेट्री है उसको लाइन अप करने में जितना आपका योगदान है, हिंदुस्तान उस वजह से एक है। और अगर आप जैसे अधिकारी चीजों को छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ गवर्नेंस ही नहीं है, ये तो आपके हिस्से की चीज है। नहीं, आपको पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आप पॉलिटिकल प्रेशर की बात कर रहे हैं, आप किस प्रेशर की बात कर रहे हैं। भाई, प्रेशर झेलने को तो तैयार ही रहता है आदमी, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि पिछले करीब 20 सालों से आप लोगों को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कई लोग को दिए जा रहे हैं और कुछ लोग जो हैं को काम नहीं मिल रहा है। तो ये कहां तक जायज है? लोग 8-8 साल जो हैं वो एक्सटेंशन पे काम कर रहे हैं नौकरी छोड़ रिटायर होने के बाद, तो उनमें आखिर क्या काबिलियत है? हम तो इसे मानते हैं कि ये गंधारी टाइप के अफसर हैं जो आंखें होते हुए भी पट्टी बांधे हुए हैं। तो जरूरी थोड़ी ना है कि हर अफसर जो चयन हो रहा है वो गंधारी टाइप का अफसर हो। तो या तो फिर आप चयन जो है डीओपीटी से ऐसा करिए कि जो है गंधारी टाइप के अफसर ही रहें, जो सवाल ना कर रहे, जो ये ना कहें कि ये बात सही है, ये बात गलत है। तो आखिर देश को बचाना भी तो काम है ना। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि हर काम जो है आईएएस अफसर करेगा ही। तो इस चीज का फोरम सबसे बेहतर तो आईएएस ही तैयार कर सकता था। मैंने माना कि आप हड़ताल नहीं कर सकते, आपके पास अलग नियमावली होती है, लेकिन इन चीजों को लेकर के अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी तो वहीं से आना है ना जहां से प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन तो ब्यूरोक्रेसी को आना है, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो इसको प्रॉब्लम माने तब तो सॉल्यूशन आएगा ना। सरकार की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि वो कोई प्रॉब्लम को मानती ही नहीं है। सरकार तो प्रॉब्लम लेस है, तो प्रॉब्लम लेस है तो सॉल्यूशन करने वालों की कोई जरूरत नहीं। एक आध 4-5 आईएएस रिजाइन करते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, सिस्टम चलता रहता है। ये जो सिस्टम है ये किसी के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें जैसे ट्रांसफर पोस्टिंग होती है वैसे ही लोग आते हैं, इस्तीफा देते हैं, रिजाइन करते हैं या सेवानिवृत्त होते हैं, ये सिस्टम चलता रहता है। तो इसमें कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा मुद्दा मुझे दिखाई नहीं पड़ता। नहीं, मुद्दा आप नहीं देख पा रहे हैं, ये एक अलग चीज हो सकती है राकेश जी, लेकिन जो बड़ी चीज है वो ये है कि इस तरीके के अगर इस्तीफे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से मान लिया कि कोई 2, 4, 10 अधिकारी होंगे देश भर में जो आईएएस के पद से रिजाइन करेंगे और वास्तव में इस हद के ईमानदार होंगे कि उनको ये सिस्टम नहीं समझ में आया और वो छोड़ करके कुछ और कर रहे होंगे। लेकिन ऐसे बहुतायत में हैं जो रिजाइन भी दे रहे हैं और उसके बाद मलाई भी काट रहे हैं। उनको पता है कि उनका लक्ष्य क्या है, वो वहां तक पहुंच गए और उसके बाद एक नए सिस्टम में जाने के लिए भी तैयार हैं। तो देखिए, ये अफसर वही हैं जिन्होंने जब अपनी नौकरी में थे
तो काम किया जो भी पॉलिटिकल मास्टर्स थे उनके लिए। उसके बाद उन्होंने अपनी एक जो है नींव तैयार की पॉलिटिक्स की, और उसमें फिर रिजाइन करके आ गए। तो ऐसा तो कोई बैरियर तो है नहीं किसी को पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने का। तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है तो आईएएस को भी या किसी भी सरकारी अधिकारी को ये भी हक है कि वो पॉलिटिक्स में आए। और मेरा तो ये मानना है कि जब ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग आएंगे पॉलिटिक्स में तभी तो इसका हल निकलेगा, क्योंकि वो दोनों तरफ रहेंगे। ठीक है, ये बात आपने जो कही है वो दोनों तरफ रहेंगे, महत्वपूर्ण है। हम इसको आगे चर्चा में लेकर के आएंगे। सुमैया राणा, आपको लगता है कि जिस तरीके से रिजाइन लोग कर रहे हैं, खासतौर से प्रशासनिक अधिकारियों की बात आज हो रही है, उसके पीछे गवर्नेंस का ही सवाल है, या आपको लगता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा, जिसका जिक्र अभी राकेश जी ने किया कि राजनीति में दोनों लोगों की आवश्यकता होती है, वो अगर आ रहे हैं तो इसमें कुछ गलत भी ऐसा नहीं है। आपको कारण क्या समझ में आता है? शेखर जी बहुत बड़े शायर हैं, बशीर बद्र साहब, उन्होंने कहा था कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं। उन मजबूरियों को अगर आप महत्वाकांक्षा का नाम दें, उन मजबूरियों को अगर कोई अपनी पॉलिटिकल पारी शुरुआत करने का नाम देता है, मुझे लगता है ये बहुत शर्म की बात है। अपनी चीजें छुपाने के लिए उस अधिकारी के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप होता है, ये बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक बात इसलिए है कि एक अधिकारी बनने के लिए उसको खून पसीना एक करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, दिन और रात लग करके पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर वो अधिकारी बन के आता है। और उसको अधिकारी बनने के बाद अगर तब भी उसकी भी जान को खतरा हो, उसके ऊपर गोलियां चले, उसको जबरन कहीं फंसाने की कोशिश की जाए। और ये कोई नई बात नहीं है। अभी जनवरी में हम लोग अलंकार अग्निहोत्री साहब को देख चुके हैं, पीसीएस ऑफिसर बरेली में, उन्होंने इस्तीफा दिया। मैं तो अभी ये बोलने जा रही थी कि ये जिस तरीके से दलितों का जो शोषण हो रहा है इस सरकार में, लेकिन एक उसमें एक्सेप्शनल केस है अलंकार अग्निहोत्री जी का। अब सवाल ये बनता है कि इतनी देर से आपने जब अपनी डिबेट की शुरुआत की, मैं आपको सुन रही थी, आप परमानेंट ये बोले जा रहे थे, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। एक एंकर को बहुत न्यूट्रल होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि इसी में हुआ, ये पहले भी हो चुका। आपको ये बताने की क्या जरूरत है? जो मौजूदा सरकार और जो बहुत सालों से सत्ता में, उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है, और मीडिया का ये जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष से ना पक्ष से सवाल पूछे, क्योंकि सत्ता उनकी है और अब जवाबदेही उनकी बनती। मैं मानती हूँ किसी भी सरकार में जिन भी अधिकारियों ने इस्तीफे दिए वो भी अफसोसनाक थे, उनके साथ जो भी मजबूरियां रही हो, जो भी उस वक्त की सिचुएशन रही हो, उसको देख के उन्होंने दिए, वो बहुत अफसोसनाक है। लेकिन उससे आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि उसमें भी हुआ था इसलिए इसमें भी हो गया। इस पर वाकई पूरी ये जो है जो कमी है वो वाकई गवर्नेंस की है। इसमें एक हिस्सा है जो सत्ता पक्ष जिसको देखती है, लेकिन सत्ता के दबाव में काम करने में, अभी आप एसआईआर का जब काम चल रहा था, आप सोच लीजिए कि उसमें बहुत छोटे लेवल के लोग काम कर रहे थे, वो उस दबाव में किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी ने खुदकुशी कर ली। अधिकारी जो थे उसमें जो है वो पीएलओ खुदकुशियां कर रहे थे। तो सरकार क्या बिल्कुल उसके अंदर बिल्कुल ठीक बात आपने कही है सुमैया जी। और जो बात आपने हमारे लिए कही, एक एंकर को निष्पक्ष दिखना चाहिए, होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, ये बात आपकी अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन हमारे देश में जब लोकतंत्र या गवर्नेंस की बात होगी तो ये एक परंपरा का हिस्सा है। लोकतंत्र ना तो एक दिन में पैदा हुआ है और ना एक दिन में खत्म हो जाएगा। आप भी इस बात को समझिए। एंकर पर सवाल उठाने से पहले जो मर्म है इस बात का, उसको आपको भी जानना जरूरी है कि जिस तरीके से 2005 में अगर कोई घटना हुई और हम उसका जिक्र 2025 में नहीं करेंगे तो इस चीज नहीं सरकार से सवाल लेना, या तो आप बताइए कि आपने राजनीति को पोटली में बांध के गंगा में बहा दिया है और अब आप कभी राजनीति में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। तो अगर आप इस बात पर हैं तो मेरा यह सवाल जायज नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी दिन आपकी सरकार बनेगी तो आज यह सवाल भी जायज है, यह चर्चा भी जायज है, और जो मैंने कहा है उसका एक एक शब्द जायज है। रही बात वफा की, जिस बात की आपने बद्र साहब के शेर का जिक्र किया, सुनिए आप आराम से सुनिए। अब बद्र साहब के जिस शेर के आपने जिक्र किया है कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, यूं ही कोई वफा ही नहीं करता। जिस तरीके की वफादारी हमने देखी है उसके जिक्र करना शुरू करूं तो एक डीवाईएसपी आपका प्रतापगढ़ में जला करके आपकी सरकार में जिंदा जला करके मारा गया। आप मेरी बात सुनिए। आप
2005 में मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे। सुनिए सुमैया जी, को जेब में रखने का सुमैया जी सुनिए अब, 2005 में मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे। इससे बड़ी उन्होंने अधिकारी चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि यह आदेश हमने दिया, इसको क्यों नहीं पालन किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने उनको बताया कि साहब ये कानून नहीं है। उस कानून के पन्ने की किताब उन्होंने फाड़ी, कैबिनेट से मामला पास हुआ और कहा जो हमने कहा वो कानून है। इस प्रेशर में भी चीफ सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी काम करता है सुमैया राणा जी। तो ये मत कहिए, या तो आप मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी कभी सरकार में नहीं आने जा रही, तो मैं आपकी बात मान लूंगा। इंसाफ की बात करिए। राही जी ने जिस मनोदशा में इस्तीफा दिया है उस पर बात होनी चाहिए और उसका केवल राही जी पे मैं बात क्यों करूं? खाली पिछली बातों का डंका पीट करके केवल पिछली बातों का नहीं, राही जी ने इस्तीफा क्यों दिया? पार्टी इस वक्त कटघरे में खड़ी है। मैंने इस बात का जिक्र किया और देनी पड़ेगी सुमैया जी, यही आपकी दिक्कत है। उसके साथ पूरा मीडिया ग्रुप जुड़ जाए, लेकिन जनता जनार्दन थी, जनार्दन है, जनार्दन रहेगी इस देश की। और अरे जनार्दन है, वही तो सवाल मैंने आपसे रखा था। और अगर उस वक्त में मैंने वही सवाल आपसे रखा था, क्योंकि वो किसी बैकग्राउंड से आता है, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं है। मैंने सवाल ही आपसे यही रखा था कि जनता ही जनार्दन है, उसको बात करने दीजिए। राकेश जी आप अपनी बात कह लीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान में जो भी कोई एक समस्या आती है उसका राजनीतिकरण कर दिया जाता है। इसीलिए यहाँ देश विकसित नहीं हो पा रहा है। अगर समस्या है तो ये सारी पार्टियों की है। आपको बता दें, जब पार्टी विपक्ष में रहती है तो वो चाहती है कि अफसर ईमानदार हो, हम नियम कानून से काम करें, और जैसे ही वही पार्टी सत्ता में आती है वो कहती है कि नियम कानून जो है वो किनारे रखो। तो ऐसा तो नहीं चल पाएगा। ठीक बात है। और मैं याद दिला देता हूं, कोटेशन है, नेताजी ने जब नीरा यादव जेल गई तो उन्होंने कहा, अरे हमारे कमाऊ पूत हैं, इनको जेल भेज दोगे तो सरकारें चलेंगी कैसे। यह नेताजी का बयान है सुमैया जी, याद कर लीजिएगा। अभी मैं जाऊंगा, हमारे साथ श्याम सलोने जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। श्याम जी, चूंकि सरकार आपकी है, भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए सवाल बड़ा आपसे बनता है कि आपके रिजीम में अगर इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, चूंकि चाल चरित्र चेहरे की पार्टी आपकी ही है, तो ये चाल चरित्र चेहरा कैसा है कि अधिकारी अपना ना तो चाल समझ पा रहा है, न चरित्र उसका समझ में आ रहा है, और जो चेहरा है वो कितने रंग बदल रहा है इसकी तो गिनती मुश्किल है। शेखर जी, आपको और साथी मित्रों को मेरा राधे राधे, नमस्कार। देखिए शेखर जी, रिंकू राही जी ने इस्तीफा दिया, जो वजह उन्होंने बताई है उस वजह को उत्तर प्रदेश का आम नागरिक गले से नीचे नहीं उतार पा रहा है। रिंकू सिंह जी इस तरह महत्वाकांक्षी हो गए, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक आईएएस कैडर में आने के बाद, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग 571 आईएएस तैनात है आज की डेट में, ये रिंकू सिंह तो नहीं है, 510 लगभग आईपीएस भी है। तो एक व्यक्ति इस्तीफा इसलिए देता है कि सरकार अनुकूल उनके काम नहीं कर रही है। रिंकू सिंह जी क्या चाहते थे कि उनको मलाईदार पद मिल जाए, वो लाइमलाइट में रहना चाहते थे। मेरी इस बात पर आपत्ति है कि कोई पद, एक मिनट श्याम जी, ये जो पद को मलाई के साथ में लगाने का आपने रिवाज शुरू किया है, दिक्कत यहीं से शुरू होती है। पद पद होता है। अब आप कहिए कि साहब एंकर का पद बड़ा मलाईदार है और प्रोड्यूसर का पद मलाईदार नहीं है न्यूज चैनल में। आप कहिए कि जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनके पद मलाईदार नहीं है और जो केंद्रीय नेतृत्व में है पार्टी पॉलिटिकल में वो बड़े मलाईदार। अरे पद है साहब, विभाग है, उसमें जिम्मेदारी तय है, आप कह रहे हैं मलाईदार। सर मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं आपके सवाल में जवाब आपको दे रहा हूं। रिंकू सिंह जी ने इस्तीफा जो दिया है उसका कारण आप जान लीजिए। कहते हैं कि मुझे पोस्टिंग नहीं मिल रही है। आप राष्ट्रभक्त हैं, आपको राष्ट्र की सेवा करनी है, तो राजस्व विभाग में क्या कमी थी। और चूंकि आप सहारनपुर जैसे जिले में वकीलों के साथ जो आपका जिस तरीके से दंडता हुई थी और आपने उठक बैठक लग के माफी मांगी थी, एक उग्र रूप जो आप रखते हो, एक आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, ये जो अधिकारी होते हैं ये वो कैटेगरी होती है जिसके पास आम जनता इस विश्वास से जाती है
कि अधिकारी मेरी बात को सुनेंगे। और कभी कभी तो ऐसे भी बात के सामने आए हैं कि कई बुजुर्ग अधिकारियों से, खासकर अगर वर्दी से डर लगता है, लेकिन आईएएस क्योंकि कॉमन सिविल वर्दी में रहते हैं, सिविल कपड़े पहनते हैं, तो उनसे इतना डर नहीं होता है, तो बड़े धड़ल्ले से उनसे अपने अधिकार से बात कहते हैं। अब रिंकू सिंह जैसे व्यक्ति यदि ये बसपा खांचा लेके पाल के बैठ जाएंगे कि नहीं मैं राजस्व विभाग में नहीं रहूंगा, मुझे लाइमलाइट में, इसलिए मैंने ये शब्द बोला है कि लाइमलाइट में रहना है, उनको मलाईदार इसलिए शब्द बोला है मैंने। यदि आप चाहते हो कि आपके मिलने वाले, आपके जो आपका एक फ्रेंड सर्किल है, जो आपके सोशल वर्कर्स है, जो आपके सोशल से जुड़े हुए हैं आपके परिवारों से, वो चाहते हैं कि आप उनके कार्य कराते रहें, तो ये तो कम से कम योगी जी की सरकार में तो नहीं हो सकता। अभी एक सज्जन बोल रहे थे, अग्निहोत्री जी का उदाहरण दे रहे थे, अलंकार जी का। अलंकार जी ने क्यों इस्तीफा किया था? वो भी राजनीति से प्रेरित होकर के दिया है और अपनी एक पार्टी बना ली उन्होंने। रिंकू सिंह जी के पीछे भी किसी न किसी पार्टी का, मैं तो कहता हूँ, दबाव है। रिंकू सिंह जी के आप जब आपने निकल के आएंगे बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा, देश और प्रदेश पूरा देख ले कि किस पार्टी का उनके ऊपर हाथ है, किस पार्टी ने उनको क्या किया है। ठीक बात है, ठीक है। आप जो बात कह रहे हैं, अगर जो बात आपने कही, ठीक है श्याम जी, मैं इस चर्चा को अब आगे बढ़ाता हूं। जो मलाईदार पद की आपने अपनी बात रखी भी है, इफ पॉलिटिक्स इज ए ल्यूक्रेटिव बिजनेस, तो यह तय है कि कुछ ना कुछ मलाईदार चीजें होंगी। इस पर मैं अब आपसे अगली हिस्से में टिप्पणी लूंगा। हमारे साथ विवेक त्रिपाठी जी भी हैं, ब्यूरो चीफ हैं आज की खबर हमारे चैनल के। विवेक जी, जिस तरीके से ये खबरें लगातार आए दिन आती जा रही हैं, आप हमें बताएं कि सियासी गलियारों में खास तौर से और प्रशासनिक गलियारों में इसके कारणों की विवेचना किस तरीके से हो रही है? राकेश जी का कहना है कि हर मुद्दे को राजनीतिक मत बनाइए, ये गवर्नेंस से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन जिनके हाथ में गवर्नेंस है, पहली जिम्मेदारी वहीं से शुरू होती है, और वो प्रशासनिक गलियारे गांधारी के रूप में है, जैसा राकेश जी ने कहा। तो ऐसे में गांधारी पुत्रों का क्या किया जाए? लेकिन सवाल यह भी है कि जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने इस्तीफा अपनी नौकरी के दौरान दिया है, उनमें से 99%, 98% वापस पॉलिटिकल पार्टी में ही हमें दिखते हैं। आलोक रंजन जी समाजवादी पार्टी में दिखते हैं, तो असीम अरुण जी आईपीएस से इस्तीफा देकर के हमें मंत्री के रूप में दिखते हैं। हमारे नगर विकास विभाग के मंत्री, वो भी एक सीनियर आईएएस रहे, उन्होंने वीआरएस लिया और आकर के उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जड़ें जमाई हैं। तो ऐसा नहीं, उदाहरण भरे पड़े हैं, हर पार्टी में है। अजीत जोगी का मैंने उदाहरण दिया था, एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई, बाद में इस्तीफा हुआ, अगले दिन आप देखिए कहां से कहां पहुंचे। शेखर जी, दोनों चीजें अलग अलग हैं। आपने जो बात कही, असीम अरुण का जिक्र किया, एके शर्मा का जिक्र किया, तो इन लोगों को इस्तीफा देकर पॉलिटिक्स में लाया गया था। इन्होंने इस्तीफा देकर राजनीति ज्वाइन नहीं की थी। इनका पहले सारी चीजें फिक्स हो गई थी कि आपको रिजाइन करना है, आपको आना है, आपको मंत्री बनना है या आपको विधायक बनना है, चुनाव जीतना है, और उसके बाद आपको मंत्री बनाया जाएगा, एक महत्वपूर्ण पद, एक महत्वपूर्ण विभाग दिया जाएगा। ये तो रही जो आपने दो नाम लिए। लेकिन जो बात आज रिंकू सिंह राही की बात हो रही है कि उन्होंने कहा कि मुझे कोई गरिमापूर्ण पद नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है। जून 2002 के आसपास, राकेश जी मुझे सही कर देंगे अगर मैं गलत होऊंगा, जून 2022 की बात है। जूठिका पाटणकर आईएएस थी, 1988 बैच की आईएएस, डेपुटेशन पर थी। उनकी पीड़ा आप समझिए, 34 साल की नौकरी और सिर्फ 2 महीने के लिए वो किसी जिले की डीएम बनाई गई। सिर्फ 2 महीने। 34 साल की नौकरी में अगर एक आईएएस अफसर को सिर्फ 2 महीने के लिए डीएम बनाया जाता है, तो आप सोचिए कि किस तरह की वो नौकरी कर रहा है। जिलाधिकारी बनना एक आईएएस का हक भी होता है और उसका सपना भी होता है। जब नई नई नौकरी होती है, एसडीएम से ट्रेनिंग करके फिर वो किसी जिले की कमान संभालने की बात आती है, तो उसको लगता है कि हमको एक छोटा सा जिला जो शुरुआत में मिलता है, उसके बाद बड़ा जिला मिले और फिर वो लखनऊ का जिलाधिकारी, लखनऊ का कलेक्टर बने, राजधानी का कलेक्टर बने। ये सभी आईएएस अफसरों का, जो यूपी कैडर के हैं, उनका सपना होता है। लेकिन जूठिका पाटणकर, उनको 34 साल की नौकरी के दौरान सिर्फ 2 महीने रामपुर का डीएम बनाया गया, बाकी हमेशा वो साइड में ही रही। तो दर्द आईएएस का, जो रिंकू सिंह का दर्द है, वो वाजिब दर्द है। इसको मैं मानता हूं कि उनकी शिकायत वाजिब थी कि कहीं कोई पद मिलना चाहिए, कहीं जो, देखिए, जो काम करना चाहता है उसको तो पद आपको देना ही पड़ेगा, उसको स्थान देना पड़ेगा। काम करने वाले आदमी को अगर आप साइड लाइन कर देंगे, राजस्व परिषद में बैठा देंगे, उसके पास कोई काम नहीं रहेगा,
कई आईएएस मैंने ऐसे देखे हैं, आईपीएस ऐसे देखे हैं जिनके पास पानी पिलाने के लिए चपरासी तक उपलब्ध नहीं रहता है। वो फ्रिज से उठ के खुद पानी की बोतल निकालते हैं, खुद पानी अपने गेस्ट को पिलाते हैं। तो ये स्थितियां मैंने देखी हैं। ब्यूरोक्रेसी में आईएएस को माना जाता है कि आई एम सुपीरियर, उसका जो फुल फॉर्म हम लोग पत्रकारों की भाषा में कहते हैं, आई एम सुपीरियर, यानी मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। और वाकई में ब्यूरोक्रेसी में आईएएस ही सरकार चलाता भी है। हमने कई सरकारें देखी कि सरकार चला रहे हैं, आईएएस ही सरकार चलाते हैं। वो सलाहकार होते हैं मुख्यमंत्री के, मंत्रियों के, वो उनको बताते हैं कैसे पॉलिसी बनेगी, क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से जनता के लिए हित में योजनाएं बननी चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ये सारी चीजें ब्यूरोक्रेट्स बताते हैं, आईएएस बताते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में मैंने देखा कि एक के बाद एक 12 आईएएस अफसरों ने या तो वीआरएस ले लिया या रिजाइन कर दिया। अब इसके पीछे कोई वजह तो होगी। राकेश जी ने कहा पॉलिटिकल वजह नहीं है, और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल वजह तो नहीं है, क्योंकि जिन्होंने भी रिजाइन किया है उनके ऊपर ऐसा कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी नहीं था, या कोई पॉलिटिकल राइवलरी भी नहीं थी, या किसी नेता से उनका मनमुटाव भी नहीं था, तनातनी भी नहीं थी। जिन्होंने भी इस्तीफा दिया वो सिर्फ इसलिए दिया, या वीआरएस लिया वो सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि सिस्टम में वो अपने आप को कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, यानी ये सिस्टम अपनी तरह से चलता है, जिसका जिक्र राकेश जी ने किया भी था। हमारे साथ इस समय अलंकार अग्निहोत्री जी जुड़े हुए हैं, पूर्व पीसीएस हैं। हाल के दिनों में चर्चा भी रही है, आपने इस्तीफा दिया। अलंकार जी, जिस तरीके से आपने इस्तीफा दिया बड़ी चर्चा का विषय बना, और आपने साथ साथ ये भी बताया कि आपने शंकराचार्य जी से आशीर्वाद लिया है और अपनी पॉलिटिकल पार्टी लेकर के आ रहे हैं। इन इस्तीफों के पीछे चूंकि एक लंबी फहरिस्त है, आज हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं, रिंकू राही का भी इस्तीफा हुआ, तो क्या माना जाए कि ये पॉलिटिकल प्रेशर है, या एक महत्वाकांक्षा है, या फिर जो गवर्नेंस है उसमें दिक्कत है? क्यों ऐसा हो रहा है कि एक के पीछे एक अधिकारी छोड़ रहा है नौकरी? नहीं, इसमें देखिए ये तो व्यक्तिगत विषय है। अगर उन्होंने रिजाइन किया है, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए एक व्यक्तिगत विषय है किसी को रिजाइन देना, लेकिन जिस तरीके से जो एक तरीके से उनकी शंटिंग हुई थी, जो उन्होंने उठक बैठक की थी एक पर्टिकुलर जो तहसील में, जब वो जॉइंट मजिस्ट्रेट के रूप में, एसडीएम के रूप में काम कर रहे थे, तो वो मुझे लगता है कि एक लंबे समय तक उनको जो कोई कार्य या किसी तरीके की जिम्मेदारी नहीं दी गई, तो मुझे लगता है ये भी एक कारण है उनको रिजाइन देने का। नहीं, ये तो उनकी बात हो गई, लेकिन एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो अधिकारी इस्तीफा देते आ रहे हैं। और बड़ी चीज ये है कि जिन अधिकारियों ने, जैसे राकेश वर्मा जी हैं हमारे साथ, पूर्व आईएएस हैं, उनका कहना यह है कि ये प्रॉब्लम गवर्नेंस की है, इसको राजनीति से मत जोड़िए। लेकिन हमारे देश में अगर हम राजनीति से इसको जोड़ेंगे नहीं तो मामला पूरा बैठेगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है और जो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, दोनों को साथ में सामंजस्य बिठा करके देश चलाना है। नहीं, ये आप बात बिल्कुल सही है आपकी। हाल ही में एक बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर ने बोला कि यदि सरकार चेंज हो जाती है तो मेरी उपयोगिता यहाँ खत्म हो जाती है और मैं यहाँ उपयोगी नहीं रहेगा। तो एक तरीके से राजनीति और जो ब्यूरोक्रेसी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जो राजनीतिक हित हैं उसी के अनुरूप जो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे आईएएस अधिकारी हैं या पीसीएस अधिकारी हैं, उसी रूप में काम करते हैं। तो जो नीति उस तत्कालीन सरकार की होती है उसी में काम करते हैं। और जो आप जिन आईएएस अधिकारी की बात कर रहे हैं, रिंकू जी की बात कर रहे हैं, तो उस नीति में हो सकता है वो अपने आप को फिट नहीं बैठा पा रहे, तो इसलिए उन्होंने रिजाइन दिया है। और बाकी जिन सीनियर अधिकारियों की बात करें, बात बिल्कुल सही है। कई ऐसे अधिकारी हैं उनसे जातिगत विभेद भी होता है कि सरकार जब चेंज होती है, जातिगत विभेद के कारण उनको शंटिंग कर दी जाती है। उनको बहुत ऐसे विभाग दिए जाते हैं जहां उतनी जिम्मेदारी की जरूरत नहीं है। और क्योंकि जब कोई आईएएस की तैयारी करता है उसको लगता है कि मैं एक बड़ी जिम्मेदारी निभाऊं। जैसे डीएम तो एक छोटा, देखा जाए 8-10 साल के अंदर डीएम बन जाते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे जिम्मेदार पद होते हैं, प्रमुख सचिव स्तर पे होते हैं और अपर मुख्य सचिव स्तर पे होते हैं, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। तो उन पे अगर जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो एक तरीके से महत्वाकांक्षा के साथ साथ जो व्यक्ति का अपना जो टैलेंट होता है, स्तर होता है, जब उस क्षमता के साथ काम नहीं कर पाता है तो घुटता है, उसके बाद सोचता है कि मैं इससे, इस तंत्र से अलग होकर कुछ और काम करूं। एक चीज और भी है, अभी मैंने जो जिक्र किया, कुछ प्रशासनिक अधिकारी ऐसे भी हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टीज ने बाकायदा न्योता दिया, वो अच्छी सर्विस कर रहे थे, वो सिस्टम में भी ठीक ठाक काम कर रहे थे और पब्लिक इंटरेस्ट में भी उनका काम बहुत अच्छा था,
लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको न्योता दिया, वो आए, चुनाव लड़े, जनता ने उनको जिताया और आज की तारीख में वो मंत्री, कई मंत्री हैं, आज भी हैं, कई बहुत पहले भी रह चुके हैं। तो क्या ये एक तरीके की नेसेसिटी भी है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि जमीन से जुड़े नेता अब उनको पब्लिक के बीच में नहीं मिल रहे हैं और वो उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स को वापस लेकर के आ रहे हैं जो अपनी सर्विस का अभी पूरा दे ही नहीं पाए हैं? नहीं, इसमें देखिए जो हम लोग, जो अगर मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बोलूं तो एक तरीके से जो उम्मीदवार होते हैं उनकी जीतने की क्षमता देखी जाती है, और जब एक ब्यूरोक्रेटिक माहौल में कोई होता है तो एक तरीके से उन्हें नीतियों का पता होता है, सरकार किस तरीके से चलती है, तो सामंजस्य बिठाना एक राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत आसान होता है, तो पहले से उनके साथ, उस तंत्र के साथ काम कर रहा होता है। बाकी आप देखेंगे किसी हर अधिकारी के साथ नहीं होता है, बहुत जातिगत समीकरण भी देखे जाते हैं और उसका इतिहास भी देखा जाता है, उसके खानदान में कौन है, या उसके खानदान या कोई ससुर या दामाद या समधी कोई एक उच्च स्तर पे पद पे पहले से रह चुका है, तो उनका एक ऑलरेडी सामंजस्य पहले से बना होता है, तो एक स्वीकार्यता के साथ एक दिन में वीआरएस होता है, अगले दिन एनओसी मिलती है, तीसरे दिन चुनाव लड़ते हैं और एकदम से वो मंत्री बन के आपके सामने आ जाते हैं। तो एक बहुत सोची समझी एक रणनीति के तहत होता है, इसमें किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। अलंकार जी, अब मैं एक महत्वपूर्ण सवाल लेने जा रहा हूं। राजनीतिक दलों में हमने एक दौर वो भी देखा इसी उत्तर प्रदेश में, जब अपनी नेसेसिटी के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने बाहुबलियों को बल दिया था, बाद में बाहुबलियों को यह लगा कि हम खुद चुनाव लड़ेंगे, हम किसी को चुनाव जिताने के लिए नहीं हैं, और फिर हमने देखा उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ। आज की डेट में अगर यह नेसेसिटी ब्यूरोक्रेट्स के साथ में आती है, तो अभी हमारे विवेक त्रिपाठी जी कह रहे थे कि आईएएस का मतलब आई एम सुपीरियर, एक मतलब मैंने जो पढ़ा उसका मतलब आई एम सेफ भी था, अगर आप अभिषेक प्रकाश जैसे आईएएस हैं। एक मतलब यह भी है कि आई एम सर्वेंट, जो रिंकू सिंह ने अपनी नेम प्लेट पे लिखा रखा था। तो आईएएस के मतलब बहुत सारे हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसा एक दौर में बाहुबलियों के साथ में हुआ, तो नेसेसिटी कहीं ना कहीं आपको भी उस उरूज पे लेके जाकर के खड़ा कर देगी, और ये तो राजनेता हैं, उनको तो केवल ये देखना है कि साहब हमारी सरकार बन रही है या नहीं बन रही है। नहीं, ये आपकी बात ठीक है, और मैं हर बार एक चीज बोलता हूँ, ये सूर्य भगवान का वर्ष है और इसमें जो भी कोई गलत कर रहा है उसका प्रकटीकरण होगा। और जिन जिन की भी आपने बात करी है, देखिए अब पब्लिक परसेप्शन जो है बदल चुका है। अब आप जिन जिन का भी नाम ले रहे हैं और एक समय के बाद इस तरीके से बहाली हो जाती है, तो एक तरीके से पूरे सिस्टम पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि कौन जांच कर रहा है, कौन जांच के उपरांत किसने उनको क्लीन चिट दी। तो इस तरीके से चीजें हैं। अब ये देखिए पारदर्शिता नहीं है, कोई भी चीज हो रही है, किसी पे अगर कोई इतना संगीन इल्जाम लगाया जाता है और पारदर्शिता जब नहीं है, तो फिर ऐसे में तो एक तरीके से ये मैनेज सिस्टम है, तो इसमें कुछ क्या किया जा सकता है। ये तो एक तरीके से यथा राजा तथा प्रजा, कि जब राजा ही जब बेईमान है तो प्रजा तो उनके साथ में काम करने वाले बेईमान होंगे ही। ठीक है, एक जवाब इसी सवाल का हम राकेश जी से भी ले लेते हैं। राकेश जी, मेरा सवाल यही है आपसे भी, मैं चाहूंगा कि इस पे आप भी टिप्पणी करें। ये देखिए, इसमें दो बातें हैं। जब नाचने गाने वाले मंत्री और एमपी बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, तो आईएएस अफसर या अफसरों में क्या कमी है? वो गवर्नेंस जो है नेताओं से अच्छा जानते हैं, वो अच्छी डिलीवरी दे सकते हैं। वो अगर अच्छे नेता बनेंगे तो वो अच्छा इन आईएएस अफसरों से काम ले सकते हैं। आपको बता दूं, हो यह रहा है कि ज्यादातर नेता तो आईएएस अफसर से डरते हैं। आपको अगर सच बताएं तो अभी आपके विवेक त्रिपाठी जी ने कहा, जो हमेशा हिंदुस्तान में कहा जाता है कि सरकार तो आईएएस अफसर ही चलाते हैं, तो फिर इस जो पैनल में है आपने आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष को क्यों नहीं रखा हुआ है? और सवाल फिर जो है पॉलिटिकल पार्टी से क्यों पूछा जा रहा है? आप सवाल चीफ सेक्रेटरी से पूछिए, जो इटावा के डीएम भी रहे मुलायम सिंह के जमाने में, और इस सरकार में भी बड़े अच्छे पदों पर रहे। अब राकेश जी, आपने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया, चूंकि समय कम है। मैं बता देता हूं, मेरे जो साथी हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनपुट होता है, असाइनमेंट होता है, गेस्ट कोऑर्डिनेशन होते हैं, ये बेचारे सुबह 9 बजे से लगे हैं, और इन्होंने कम से कम नहीं तो आज 150 आईएएस पीसीएस अधिकारियों को खंगाल डाला, नंबर लिया, बात करी, और कोई साहब इस पर बोलने को तैयार नहीं है। वो इसीलिए नहीं, वो क्यों नहीं तैयार है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बड़ी बात अभी आपने कही है, मैं इस सवाल को लेकर के सुमैया जी के पास जाता हूं। एक बात मैं सिर्फ कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आप ये जो है डिस्कशन कर रहे हैं,
हाँ। मेरा ये मानना है कि जितने लोग एक्सटेंशन पे काम कर रहे हैं उनकी लिस्ट ज्यादा है बजाय इसके जिन्होंने वीआरएस लिया है, तो उनके ऊपर भी एक प्रोग्राम करिए कि कितने आईएएस अफसर इस सरकार में एक्सटेंशन पे काम कर रहे हैं। मैंने उनको भी ट्राई किया था, आपको दुखी नहीं करूंगा आज, मतलब सारे घोड़े खोल के रखे हमारे साथियों ने, तब आप मिले हैं। अलंकार जी को हम कब से फॉलो कर रहे थे, आज उन्होंने समय दिया है। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है और हम चाहेंगे कि आप लोग हमारे साथ, बहुत लोगों की नहीं होती है, हमारे साथ चर्चा में शामिल होते रहे सर। इससे कुछ देखिए क्या है कि पब्लिक को अच्छा कंटेंट भी मिलता है, कुछ अच्छा सुनने को मिलता है, तो बर्थ होती है देश की। आज की तारीख में यही सच है। अब सुमैया जी हैं, मुनव्वर साहब के साथ में हमने कितने प्रोग्राम किए। आज उनकी बेटी राजनीति में है, अपनी पार्टी की तरफ से वो लॉयल्टी के साथ में इस जगह पर रख रही हैं, लेकिन अपने देश को भी चाहती हैं। कल की डेट में वो भी विधायक बनेंगी, वो भी चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगी, तब भी प्रशासनिक अधिकारियों से उन्हें काम लेना होगा। लेकिन सुमैया जी, तब आप कैसे काम लेंगे जब नेता, आपके आदर्श तो नेताजी हैं। नेताजी ये कह के चले गए दुनिया से कि भैया ये हमारे कमाऊ पूत हैं, इनको जेल में डाल दोगे तो करोगे क्या। और देखिए किसी की सरकार है, आज किसी को बचाया है, लेकिन नेताजी भी यही बात कह गए थे। तो ये परंपरा है, आप बात समझिए। मैं बड़ा निष्पक्ष होकर के सवाल रखता हूं, उदाहरण के साथ में बताइए। सौरभ जी, शेखर जी, मैंने भारतीय जनता, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल जो सिनेरियो है और जो मेरा सफर है वो बहुत शॉर्ट है, मतलब अभी मैं बहुत जल्दी ही पॉलिटिक्स में आई, लेकिन इतना आपने कीमती सवाल पूछा। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारी खराबियां हैं, लेकिन एक बात जरूर है, सबक जरूर मिला। सबक यूं मिला कि जब हम कुछ कर रहे हो, हम अपनी पर्सनल बात कर रहे हैं, उस वक्त हमें लगता है कि शायद हम सही हैं, लेकिन वही काम दूसरा हो रहा होता है, विरोधी कार्य आप करो, राष्ट्र विरोधी कार्य आप करो। एक मिनट श्याम जी, आऊंगा आपके पास, आऊंगा। अरे श्याम जी, अरे चर्चा कहीं नहीं पहुंची श्याम जी, ये गलत बात। श्याम जी की आवाज दबा दी जाए अभी। श्याम जी आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए ना। सुमैया जी अपनी बात जल्दी पूरी करें आप, मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ गया हूं चर्चा के। नेताजी के आदर्शों पे चलते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्टी को यहाँ तक लेकर के आए। 2024 में वही आदर्श देखने को मिले और आज हम देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर करके आए, तो उनके आदर्शों में कोई कमी नहीं। अब रही बात कैसे काम लेंगे। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी द्वारा तमाम अधिकारियों का शोषण देखने के बाद ये बात जरूर है कि जिस दिन अल्लाह ने मुझे किसी उस पर बख्शा, तो मैं जरूर इस पर कोशिश करूंगी कि कोई भी अधिकारी मजबूरियों में इस तरीके का फैसला ना लेने पाए। उसका भी घर परिवार है, उसने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत लगा करके वो यहाँ तक पहुंचता है, तो उसको इज्जत और वकार के साथ वहां से रिटायर होकर। चलिए ठीक है सुमैया जी, आपने अपनी बात रख दी, अपनी मंशा जाहिर कर दी है। मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूं। श्याम जी आप अपनी बात रख दें और ये भी बताएं कि जिस तरीके की स्थिति है इसमें बीजेपी पैरामीटर सेट करती आई है, यहां गवर्नेंस को लेकर के प्रॉब्लम है। आप प्रशासनिक अधिकारियों को पॉलिटिकल पार्टी में लाएं, उनका इस्तेमाल करें, वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो बात बाहुबलियों के लिए एक समय पे थी, अगर यही हावी हो गए तो यह नेक्सस कभी नहीं टूटेगा। और यह ऐसा नेक्सस होगा जिसमें जमीन से जुड़े नेता हमें नहीं मिलेंगे, श्याम सलोने नहीं मिलेंगे। शेखर जी देखिए, कुछ बातों से मैं आपकी से सहमत नहीं। जबरदस्ती कोई किसी को नहीं ला सकता है। किसी भी ब्यूरोक्रेट को जबरदस्ती हम ये नहीं कह सकते कि आप इस्तीफा दीजिए और पार्टी ज्वाइन कीजिए। उनकी जब तक खुद की मंशा नहीं होती है। अलंकार जी बैठे हुए हैं, अलंकार जी के अंदर से भाव पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, ऊपर से उनके साथ हाथ रखने वाले आ गए, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का कारण तो कुछ बताएंगे ना, तो फिर राजा को ही आप दोष देंगे, आप सरकार को दोष देंगे, कोई तो रीजन बताएंगे। ये जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं, इनके पीछे समाजवादी पार्टी जैसी ये पार्टी है जो देश तोड़ने का कार्य करती है। तो मैया जी बैठी है, इनके तमाम ऐसे स्टेटमेंट आ चुके हैं, ये कभी अस्सी के मत के जाकर के रुके हैं। आज इनके नेता के जाएगी तो अस्सी के हम के अत्याचार को बदला लेंगे। तो ये लोग सरकार चलाएंगे, ये ब्यूरोक्रेट से कहते हैं जूते ये सरकार चलाएंगे। जो चलिए ठीक है श्याम जी, सुमैया जी, अब ये इस बहस का अभी समय नहीं है। मैं बिल्कुल, मेरे पास 30 सेकंड बचे हैं। ठीक है श्याम जी, मैं 15 नहीं, अब इसमें मैं 15 सेकंड अलंकार जी को दूंगा और 15 सेकंड राकेश जी को। ठीक है श्याम जी, बात हो गई, आपकी मैसेज चला गया है पब्लिक के बीच में। राकेश जी, जब कोई प्रशासनिक अधिकारी बनता है, सबसे बड़ा जो दिलचस्प चीज होती है पूरे एग्जाम में, वो होती है निबंध। तो जो मौजूदा दौर चल रहा है, अगर आपको एक टॉपिक तय करना हो,
खासतौर से जिस तरीके के इस्तीफे और जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप उसका टैग क्या देंगे? अब नए अधिकारी जो आएंगे कल की डेट में, उनको निबंध लिखने की किस विषय पर प्रैक्टिस करनी चाहिए? एक शेर कहूंगा बस, बंदगी हमने छोड़ दी फराज, क्या करें लोग जब खुदा हो जाएं। तो ये दौर खुदाओं का है, तो निबंध जो लिखना होगा वो ये लिखना होगा कि खुदाओं से कैसे आप एक्सटेंशन की तरफ जाएं। तो आपको जो निबंध लिखना चाहिए वो लिखना ये चाहिए कि आप जब रिटायर होंगे तो आपको एक्सटेंशन कैसे मिलेगा। इस पे सरकार को डीओपीटी को लेना चाहिए रिजल्ट, क्योंकि उससे फिर उनको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो कुछ नहीं कह पाएंगे, कुछ नहीं देख पाएंगे, बस जो कहा जाएगा वो करेंगे। ठीक है अलंकार जी, मैं चाहूंगा कि आज इस चर्चा का क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से आए। बताइए कि प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं देश भर में, प्रदेश भर में, चूंकि आपने बड़ी ईमानदारी से इस बात को कहा कि चुटिया खींची गई, मैं इस्तीफा दे रहा हूं और मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा, आपने बना लिया, आशीर्वाद आपने ले लिया। तो आप जैसे डेयरिंग लोग भी हैं जो डिसीजन लेते हैं कि ठीक है हमने किया, जब किया तब किया, अब ये करेंगे। आपका संदेश क्या जाएगा? क्लोजिंग कमेंट क्या है आपका? नहीं, इसमें देखिए दो चीजें हैं। एक आईएएस अधिकारी या कोई भी आईपीएस अधिकारी का रिजाइन देके राजनीति में आना कोई गलत चीज नहीं है, या तो फिर हम राजनीति को ही गलत मान लेंगे। हाँ, ये है किस तरीके से इस्तीफा किस कारण से दिया जा रहा है, ये बात बिल्कुल जायज है। जातिगत विभेद होता है, जिसमें कि अलग अलग पार्टियों की सरकार जब बनती है तो जाति आधारित समीकरणों पर पोस्टिंग दी जाती है और एक टाइम तक शंट की कर दिया जाता है। इस समय कई जातियां ऐसी हैं, एक या दो जातियां आप जानते हैं, जिनके अच्छे अच्छे अधिकारी IITians हैं, वो बाद में IAS बने, उनको शंट कर दिया है। 9 से 10 साल तक वो शंट बैठे हुए हैं और वो अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर पर पहुंच गए थे, DM स्तर पे उनको शंट किया गया था। ये राजनीतिक ये विचारधारा के तहत होता है। अब ये क्यों होता है आप जानते हैं, क्योंकि इस तरीके की व्यवस्था हम लोगों ने बना रखी है। अब इससे लड़ने के लिए कुछ लोग वो साथ में सिस्टम में बने रहते हैं और कुछ लोग सिस्टम से निकल के कुछ आगे काम उनके दिमाग में कुछ और जिम्मेदारी उन्होंने अपने लिए सोची होगी। रिंकू राही जी के जब मैं प्रश्न करता हूँ, हो सकता है उन्होंने अपने लिए कोई रणनीति या कोई अन्य जिम्मेदारी सोची हो, इसलिए उन्होंने रिजाइन दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका, अलंकार जी आपका, श्याम जी, सुमैया जी, विवेक त्रिपाठी जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस चर्चा को आज हमने यहां उठाया, जिस विषय को आज हमने उठाया, उसके कई पहलू हैं। जाति का भी पहलू है, गवर्नेंस का भी पहलू है, बहुत बड़ा प्रेशर है, इसका भी पहलू है, सिस्टम है, सिस्टम चलता रहता है, हम सिस्टम में एडजस्ट नहीं कर पाए, ये भी पहलू है। पहलू बहुत सारे हैं, लेकिन एक ईमानदार पहल की जरूरत है और ये पहल उन्हीं को करनी है जो चुने हुए नुमाइंदे हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी उस देश के प्रधानमंत्री, उस देश के मंत्री, उस देश की कैबिनेट की होती है, उस देश प्रदेश के मुखिया की होती है, जो दरअसल इस देश को लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो यह चिंता अगर है तो ऊपर से इस पर चिंतन शुरू होना चाहिए। और बड़ी चीज इस चर्चा में जिस बात की ओर इशारा किया है कि एक दौर बाहुबलियों का हमने देखा है, इसलिए प्रशासनिक अधिकारी जिस तरीके से अपने नेक्सिस को मेंटेन करते हैं, सिस्टम है, तो इस सिस्टम में कहीं सेंधमारी ना हो जाए, ये सिस्टम प्रोटेक्टेड रहे, इसकी जिम्मेदारी भी हर उस व्यक्ति की है जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका से जुड़ा हुआ है। बाकी बचे हम, चौथे स्तंभ, तो हम अपने काम को इसी तरीके से कर रहे हैं, दूध का दूध, पानी का पानी दिखा रहे हैं करते हुए। नीरछीर आपको करना है, क्योंकि एक वोट की ताकत आप ही के पास है। नमस्कार। 100 करोड़ घोटाला निकाला था उसने, तो उसकी एक आंख चली गई, झगड़ा चला गया, गोली खाई है साथ साथ उसने, तो काम क्यों नहीं दे रही? आईएएस अधिकारी की जो पोस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग उसे वक्त मिलना चाहिए, क्योंकि काम उन लोगों को मिल रहा है जो सरकार के मुताबिक धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने उन्हें थाली में परोस के सत्ता दी थी, जो उन्होंने लुटा दी।